हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग अप्रोच के बारे में और गेम थ्योरी के बारे में। तो डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्या है? तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक व्यवहारवादी आंदोलन के बारे में बात किए थे। तो उसी व्यवहारवादी आंदोलन का प्रभाव डिसीजन मेकिंग अप्रोच के ऊपर भी है। इसके पहले हम लोग सिस्टम थ्योरी में पढ़े थे व्यवहारवादी आंदोलन के बारे में कि व्यवहारवादी आंदोलन का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, जिस वजह से वो साइंटिफिक स्टडी करने की कोशिश करता है। तो उसी तरह से इस अप्रोच के ऊपर भी है, जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, इस अप्रोच के ऊपर भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है? बिहेवियरलिस्टिक मूवमेंट का। मतलब व्यवहारवादी जो आंदोलन हो रहा था 1960 के दशक में, उसी आंदोलन का प्रभाव इसके ऊपर भी है। और इसी वजह से जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है वो ट्राई करता है, कोशिश करता है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक साइंटिफिक स्टडी करे और एक साइंटिफिक स्टडी प्रस्तुत करे हमारे सामने। तो इसको अब किसने, मतलब कौन इसको देने वाला है और कहाँ से ये निकल के आया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको देखिए, इसको रिचर्ड सी स्नाइडर एक व्यक्ति हैं और उनके दो मित्र हैं, एच.डब्ल्यू. बर्क और बर्टन शॉपिन। इन तीन लोगों ने मिल करके इस अप्रोच को डेवलप किया है। 1954 में इन लोगों ने एक किताब लिखी थी, डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए डिसीजन मेकिंग अप्रोच का यूज़ करना, ठीक है। मतलब डिसीजन मेकिंग अप्रोच से निर्णय निर्माण दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना। इसमें मतलब ये बुक लिखी गई थी 1954 में, पब्लिश की गई थी, और उसी बुक से ही धीरे धीरे इसका विकास हुआ है डिसीजन मेकिंग अप्रोच का। तो अब डिसीजन मेकिंग अप्रोच की मान्यताएं क्या हैं, वो क्या मान करके चलता है? तो देखिए, डिसीजन मेकिंग अप्रोच में पूरी जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी हम लोग करते हैं, इसमें वो निर्णयकर्ता की स्टडी करते हैं। मतलब कि जो निर्णय लेने वाला है वो कैसे निर्णय अपने ले रहा है। जैसे जितने भी राष्ट्र हैं, तो राष्ट्र तो खुद निर्णय नहीं लेते हैं। जो राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है, जो राष्ट्र को उसका एक तरह से कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जैसे हमारे पीएम हो गए और अन्य अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, तो ये लोग क्या हैं? ये पूरे देश के मतलब प्रतिनिधि हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका जो निर्णय होगा वो उसी निर्णय से तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होगी। तो हम लोग इसमें डिसीजन मेकिंग अप्रोच में हम लोग डिसीजन लेने वाले के अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है, क्या कारण था कि यही डिसीजन लिया गया, क्यों नहीं कोई दूसरा डिसीजन लिया गया। तो ये सारी चीज़ों के प्रश्नों का जवाब ढूंढना ही और इन्हीं प्रश्नों को हल करना ही डिसीजन मेकिंग अप्रोच का काम है। और इसी तरह से ये एक साइंटिफिक स्टडी को स्टडी करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। तो स्नाइडर के अनुसार निर्णय लेने वाले मुख्य रूप से 3 बातों से प्रभावित होते हैं। अब ये 3 बातें कौन कौन सी हैं? तो अभी तो मतलब डिसीजन मेकिंग अप्रोच में हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? जो निर्णय लेने वाला है, मतलब निर्णयकर्ता की, जो डिसीजन लेने वाला है उस निर्णयकर्ता की उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे और समझेंगे कि वो किन किन कंडीशंस में कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो एक डिसीजन लेने वाले को प्रभावित करती हैं। तो स्नाइडर कहते हैं कि 3 चीज़ें, मतलब 3 तरीकों से किसी व्यक्ति के द्वारा ली जाने वाली, मतलब जो निर्णय करता है उसके द्वारा लिए जाने वाले उसके निर्णय जो हैं वो 3 तरीकों से प्रभावित होते हैं। पहला तरीका क्या है? आंतरिक परिवेश। जैसे आंतरिक परिवेश में क्या है? तो आंतरिक परिवेश में जनमत के साथ साथ उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति है निर्णय करता है, उसका अपना व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें, और फिर उसका व्यक्तित्व, नागरिकों का चरित्र, उस देश के नागरिकों का चरित्र कैसा है, उनकी मांगें क्या क्या हैं, सामाजिक मूल्य क्या है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, किस आंतरिक परिवेश के रूप में प्रभाव डालती हैं डिसीजन लेने वाले के ऊपर। तो अब जो डिसीजन लेने वाला है उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, जिस देश का मतलब वो प्रतिनिधि है, जिस देश का वो निर्णय करता है, उस देश के जो नागरिक हैं उनके सामाजिक मूल्य क्या हैं, उनकी सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी मांगें किस चीज़ को लेकर के हैं और उनकी आइडियोलॉजी कैसी है। ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति की, वो जो निर्णय करता है, उस निर्णयकर्ता के निर्णय को प्रभावित करती हैं।
आंतरिक परिवेश के रूप में। और फिर दूसरा जो है वो बाह्य परिवेश है। अब बाह्य परिवेश क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय संकट कैसे हैं, संघर्ष और सहयोग किन किन देशों के बीच में हो रहा है, महाशक्तियों की क्या क्या भूमिका हैं, ये सारी चीज़ें बाह्य परिवेश हैं। इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। कोई देश अगर किसी देश का निर्णय करता है तो वो ये सारी चीज़ें देखेगा ना कि किन किन देशों के बीच में अच्छे संबंध है, किन देशों के बीच में बुरे संबंध है, तो मुझे किस देश से संबंध बनाना चाहिए। ठीक है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इस तरह की मतलब सारी कैलकुलेशन करेगा वो देख करके कि पूरे जो बाह्य परिवेश है हमारा, उस बाह्य परिवेश में कैसी परिस्थितियां हैं। तो जो परिस्थितियां बाह्य परिवेश में हैं वो परिस्थितियां भी निर्णयकर्ता के निर्णय को प्रभावित करेंगी। और तीसरा जो है वो है निर्णय प्रक्रिया की भूमिका, मतलब किस प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है, प्रशासनिक ढांचा कैसा है उस देश का जिस देश का निर्णय करता है, सरकारी और गैर सरकारी अभिकर्ताओं के बीच में रिलेशन कैसा है और उनके परस्पर क्रिया किस तरह से होती है, कार्यपालिका व विधानमंडल की अंतःक्रिया का प्रभाव कैसा पड़ता है उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें मतलब कोई देश जो है वो संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक है, इन सारी चीज़ों का भी प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, डिसीजन लेने के ऊपर पड़ेगा, मतलब निर्णयकर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के पास सारी पावर है तो, और अमेरिका में राष्ट्रपति के पास सारी पावर है, तो इन दोनों के निर्णय में डिफरेंस आ जाएगा। किस वजह से, केवल और केवल संसदीय व्यवस्था एक जगह अध्यक्षीय व्यवस्था है, इस वजह से भी अंतर आ सकता है। क्योंकि एक जहाँ पे अपने यहाँ का राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्तियाँ धारण करता है, वहीं पे अमेरिका का राष्ट्रपति मतलब सभी शक्तियाँ धारण करता है, वही केंद्र होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि निर्णय निर्माण जो अप्रोच है, जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, उन व्यक्तियों की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उनके देश की आंतरिक परिस्थिति कैसी है, बाह्य परिवेश कैसा है, और उनके देश में कैसा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। ये इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो डिसीजन मेकिंग अप्रोच के अंदर करते हैं, और इसी आधार पर हम निर्णय निकालते हैं कि जो अमुक फैसला लिया गया है किसी देश के द्वारा वो क्यों लिया गया है। इन सारे प्रश्नों का हम लोग जवाब ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। अब इसकी आलोचना भी की जाती है। तो जैसा कि हमने सारे अप्रोच की स्टडी की और फिर देखते हैं कि सबकी आलोचना की जाती है, क्योंकि कोई भी दृष्टिकोण अंतिम नहीं होता है, कोई भी विचारधारा अंतिम नहीं होती है, सभी में कुछ न कुछ जरूर कमियां निकल ही जाएंगी। लगभग कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं होगी शायद जिसके अंदर कमी ना कोई व्याप्त हो, तो कमियां तो जरूर व्याप्त होंगी। तो आलोचना किस आधार पर किया जाता है, तो अध्ययन करने हेतु, जैसे कहा जाता है, कहते हैं इसके आलोचक जो हैं, इस अप्रोच के जो आलोचक हैं, जो आलोचना करते हैं इसकी, वो कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग अप्रोच की स्टडी करने के लिए व्यक्ति को मनोविज्ञान का विशेषज्ञ होना पड़ेगा, मतलब होना जरूरी हो जाएगा ऐसे तो। क्योंकि हम लोग किसी की साइकोलॉजी को ही तो स्टडी कर रहे हैं, जो निर्णय करता है उसके साइकोलॉजी की ही स्टडी कर रहे हैं। तो जब किसी की साइकोलॉजी को स्टडी करना होगा तो अच्छे से साइकोलॉजी स्टडी करने के लिए आपको साइकोलॉजी का एक्सपर्ट होना जरूरी हो जाएगा। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा कि यह दृष्टिकोण समस्या के समाधान में भी सहायक नहीं है, मतलब समस्या का जो समाधान, मतलब ये तो ये बता देता है कि इस मतलब जो निर्णय लिया गया है वो क्यों लिया गया है, किन कारणों की वजह